हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन एक नया चैप्टर चालू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमने ये चैप्टर क्लास 10th में, कभी कभी क्लास 9th में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। वी नो व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज, वी नो व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर। अभी यहाँ पे पॉलिनोमियल तो लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस। अभी इक्वेशन और एक्सप्रेशन में थोड़ा फर्क होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा, उसकी चिंता ना करें। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बेसिकली आप आपने क्लास 9th में या क्लास 10th में जब पढ़ा होगा तो आपको क्या बताया होगा कि कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। जैसे कि हम पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये बताया होगा। सही बात है। कोई भी पॉलिनोमियल को अपन पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फंक्शंस को हम लोग, फंक्शंस है ही नहीं यहाँ पे, अपन डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल को अगर अपन पी ऑफ एक्स से डिस्कस रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अपन क्या करेंगे ना, आजकल इसको पी ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आप चाहे तो पी ऑफ एक्स को ही कंटिन्यू रखो, बट हम लोग एफ ऑफ एक्स करेंगे क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश दिखता है और ज्यादा, मतलब विल बी मोर यूज टू इट, है ना। ज्यादा अपने को क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स के बेसिस पे मिलने वाले। खैर, कोई भी पॉलिनोमियल nth डिग्री का, उसके बारे में हम लिखते हैं ना। सबसे पहले nth डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, पहले वो समझते हैं। अभी देखो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, सबकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के अंदर मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन। हाँ, ये थोड़ा सा एक नई चीज पढ़ी है अपन ने, बताता हूँ इसके बारे में। पॉलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन ऑफ nth डिग्री। ठीक है। तो ये होता है ax की पावर n। ठीक है। या ऐसा लिख लो कि कोएफिशिएंट है an और x की पावर में n, फिर अगला कोएफिशिएंट है a n माइनस वन, एक्स की पावर में n माइनस वन, फिर अगला कोएफिशिएंट है a n माइनस टू। अब यार देखो, मैं एबीसीडी बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि एबीसीडी बोलूंगा तो 26 में ही खत्म हो जाएंगे। आई विल बी जस्ट हैविंग 26 अल्फाबेट, 26। तो मेरे को कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा जो थोड़े अनलिमिटेड हो ना। तो मैंने ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये यूज करना ज्यादा प्रेफरेबल समझा। और आगे देखते हैं, ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स की पावर वन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ए जीरो आ जाएगा। क्या बोलते हो, एक्स की पावर जीरो लिखने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ये एक nth डिग्री पॉलिनोमियल। क्यों nth डिग्री है? क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो n का है। जो हाईएस्ट पावर है x के ऊपर, वो क्या है, n है। अच्छा, और ये जितने भी कोएफिशिएंट्स है ना, ऑल द कोएफिशिएंट्स, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये सारे क्या है, कोएफिशिएंट है। दिख रहा है आपको, ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये सारे के सारे कोएफिशिएंट है। कहां तक जाएंगे बेटे कोएफिशिएंट? ये जाएंगे लास्ट में ए टू, ए वन, ए जीरो तक। तो टिल ए टू, ए वन एंड ए नॉट, ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। सारे कोएफिशिएंट रियल नंबर होने चाहिए, दे शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सी बात है ना। अपने को थोड़ा बहुत आइडिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने आपको एक चैप्टर पार्शियली पढ़ा दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ऑल्दो दैट वाज जस्ट फॉर स्कूल एग्जाम्स। ठीक है। तो रियल नंबर होना चाहिए सारे कोएफिशिएंट। और जो पावर है अपने पास n, हाईएस्ट पावर, दैट शुड बी, हाईएस्ट पावर शुड बिलोंग टू होल नंबर्स। मतलब सिंपली जो n लिखा है ना हर जगह, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, ये n जो है वो होल नंबर होने चाहिए। द पावर शुड बी होल नंबर। और जो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसको नीचे लिखिएगा प्लीज। लीडिंग कोएफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका रीजन अपन देखते हैं। ये यहाँ पर है ना, ब्रैकेट पे लिख लेना कि n बिलोंग्स टू होल में, मतलब पावर शुड बी होल नंबर। पावर शुड बी होल नंबर्स, है ना। ये n बिलोंग्स टू, अब मैं ये सारी चीजें आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है।
सबसे पहली बात, ये एक nth डिग्री पॉलिनोमियल है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर n है। यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखे हुए मैंने an, n-1, n-2, ये सारे कोएफिशिएंट रियल नंबर होने चाहिए। सबसे पहला कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो अगर ये हो गया तो है ना, ये पॉलिनोमियल का फिर जो डिग्री होगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री अभी कितनी है, डिग्री निकालते आता है आपको? मैंने सब ये सब अपन ने बचपन में पढ़ा है, छोटी मोटी चीजें, कि डिग्री कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं डिग्री? जो हाईएस्ट पावर होता है दैट इज द डिग्री। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? n, तो डिग्री क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अगर यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट an, ये वाला कोएफिशिएंट ही जीरो हो जाता है, तो ये गायब हो जाएगा ना यहाँ से, तो आपका हाईएस्ट पावर फिर n-1 हो जाएगा। बट अगर आप nth डिग्री का पॉलिनोमियल लिख रहे हो, तो उसका nth डिग्री वाला कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर उसका डिग्री जो है वो n-1 या फिर उससे कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो अपने को ध्यान रखना है, फॉर एनी nth डिग्री पॉलिनोमियल उसका लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हमारे सिलेबस में अभी nth डिग्री पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ फिलहाल अपने को क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। सॉरी फॉर डिसमिस, आई जॉइन लेट फ्रॉम स्टार्टिंग। कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक आयुष के, कुछ भी नहीं पढ़ाया। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर कोई इसको लिख लो पहले जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने सिर्फ ये बताया कि nth डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। देखिए, मैंने क्या बताया कि एक पॉलिनोमियल, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन के बारे में। उससे पहले अपन पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन एक ही बात होती है। तो एक क्वाड्रेटिक, सॉरी नॉट क्वाड्रेटिक, बेसिकली अपन कोई भी nth डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं तो वो इस तरह से दिखता है: ए एन इंटू एक्स की पावर n-1, एक्स की पावर n, an-1, एक्स की पावर n-1, an-2, एक्स की पावर n-2, और लास्ट में a2 एक्स स्क्वायर, a1 एक्स की पावर 1 और a0 एक्स की पावर 0, मतलब a0 सिर्फ। ये जितने भी an, an-1, an-2, a2, a1, a0, ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स है। क्या है ये? कोएफिशिएंट, और ये सब रियल नंबर होने चाहिए। दूसरी बात, जितनी भी पावर्स है, ऑल द पावर शुड बी होल नंबर्स। तीसरी बात, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट अगर जीरो हो गया तो आपका पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो n नहीं रह जाएगा, वो n से एक कम हो जाएगा। लेकिन अपन ने स्टार्टिंग में वादा किया था कि nth डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में अपन बात करेंगे, तो वो वादा तोड़ना नहीं है अपने को। तो आपके सिलेबस में क्या है? आपके सिलेबस में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लिखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में फर्क क्या होता है। पॉलिनोमियल को हम लोग एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अब। ये अपने सिलेबस में है। तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? अगर डिग्री टू हो जाए, सिंपल सी बात है भाई, अगर पावर जो हाईएस्ट है वो अगर टू हो गया तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, मैं आपकी एक अटेंडेंस ले चुका हूँ और एक अटेंडेंस में आपकी लूंगा अभी 15 मिनट बाद। आई विल जस्ट कीप ऑन चेकिंग कि कितने बच्चे अभी एक्टिव है। देखिए, अगर हाईएस्ट पावर, इफ हाईएस्ट पावर और डिग्री, लिखिए हाईएस्ट पावर और डिग्री, हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू टू। अगर टू के बराबर हो जाए तो इट विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक। है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं। तो देखिए, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से बन जाएगा: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका स्टैंडर्ड अपीयरेंस होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड अपीयरेंस। मतलब हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन इस तरह से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, ये ए जो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? लीडिंग कोएफिशिएंट। लिखिए, क्यों बोलते हैं इसको लीडिंग कोएफिशिएंट? क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है ना, ये ए बी सी तीनों कोएफिशिएंट है,
लेकिन ए जो है वो सबसे पहले लिखा हुआ है, वो पहले। अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है वो यहाँ पे 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होता है उसको अपन लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं और उसको हम पहले लिखते हैं बाय हैबिट। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अपनी हैबिट होनी चाहिए कि इसको हम पहले लिखें। तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट हो जाएगा। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म, या इसको कांस्टेंट या फिर एब्सोल्यूट टर्म बोलते हैं। देखो कांस्टेंट या फिर एब्सोल्यूट टर्म। ये तीनों की तीनों जो नंबर है ए बी सी, ये रियल नंबर होने चाहिए, तो ए बी सी शुड बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है बेटा वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस केस में अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक थोड़ी रहेगा, ये तो बी एक्स प्लस सी बन जाएगा। अब इसकी हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी, है ना, फिर ये लीनियर बन जाएगा। तो हमें लीनियर नहीं चाहिए, हमें क्वाड्रेटिक के बारे में बात करनी है, तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट हमें बचा के रखना पड़ेगा, उसको मरने नहीं देना है, उसको जीरो मत होने देना। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट पूरा पूरा फर्स्ट टर्म जो है वो जीरो करवा देगा। अब सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनना है ना। नाउ वी आर चेंजिंग द कलर्स। अगर मैंने ये एक्सप्रेशन जो है ना, इसको जीरो से इक्वेट कर दिया, व्हेन दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लिखिए व्हेन दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, पहले इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि पॉलिनोमियल को ही एक्सप्रेशन बोलते हैं। अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्हेन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू अ नंबर, इज इक्वेटेड टू अ नंबर, या लिखो इज इक्वेटेड टू जीरो, ऐसा लिखो, इज इक्वेटेड टू जीरो, और एनी रियल नंबर, और एनी रियल नंबर। जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो से इक्वेट कर देंगे तो वो इक्वेशन कहने लग जाएगा। देन इट विल बी, देन इट विल बी, या देन इट विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक इसकी परिभाषा लिखवा दी मैंने आपको, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की परिभाषा लिखवा दी। ये ऐसी चीजें जो है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, मैं गारंटी कर रहा हूँ। आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, दो चीजें मिल सकती है। दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में बस एक छोटा सा फर्क होता है। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खैर जो बच्चों ने, जिन बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा मुझसे, मैंने आपको बताया होगा इक्वेशन और एक्सप्रेशन में एक छोटा सा फर्क होता है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मेरी पीसी की बैटरी बहुत लो दिख रही है। तो मैंने क्या बोला, अगर अपन ने किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट कर दिया, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अगर अपन ने जीरो से इक्वेट कर दिया तो वो इक्वेशन बन जाएगा। कितना आसान है सोचना। देखो यार, पहले ही क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या था ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एफ ऑफ एक्स था, सही बात है। अब अगर मैंने इसको अगर जीरो से इक्वेट कर दिया, है ना, इसको जीरो से इक्वेट कर दिया या कोई और नंबर से, डजेंट मैटर, अगर आप यहाँ पर टू भी लिखते हो ना तो भी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टू इस तरफ आ जाएगा तो सी माइनस टू कुछ नंबर बन जाएगा, और यहाँ पे अल्टीमेटली जीरो आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं जीरो से इक्वेट करूँ या कोई भी नंबर से इक्वेट करूँ, फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि इफ यू इक्वेट इट टू एनी नंबर, प्रेफरेबली जीरो, मोस्टली अपन जीरो से करते हैं, तो इक्वेट करने पे वो इक्वेशन बन जाता है।
तो सोचो ना, नाम में ही उसका परिभाषा छुपा हुआ है। इक्वेशन मतलब इक्वेट कर दिया आपने किसी नंबर से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स लिखा है आपने उसको इक्वेट कर दिया, तो बेसिकली इक्वेट करने पे इक्वेशन बन जाता है। अच्छा, अब ऊपर आ जाएंगे अपन। यहाँ पे देखो, ये जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना मैंने पॉलिनोमियल में, इस एफ ऑफ एक्स को हम लोग पी ऑफ एक्स भी बोलते हैं। ये वाले एफ ऑफ एक्स को भी अपन पी ऑफ एक्स भी बोलते हैं, सॉरी, इसको अपन पी ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। और कभी कभार इसको है ना वाई भी बोल देते हैं। आप इसको वाई बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ एक्स को अपन वाई बोल सकते हैं, ये एक तरीका होता है लिखने का। तो आप ये भी लिख सकते हो कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। प्लीज राइट डाउन यहाँ तक। अब हम लोग ना कुछ और बातें करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको मैं फटाफट एक रैपिड फायर करा देता हूँ। बताइए, रफ रफ में इधर देखिए, अगर मैं ये लिखता हूँ ना y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है। दिस इज अ एक्सप्रेशन। और ये क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं सच बता रहा हूँ, लोगों को नहीं पता होता एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क, बहुत कंफ्यूज होते बच्चे। तो है ना, इसको अच्छे से समझ लो। एक्सप्रेशन मतलब आपने सिंपली इसको y से इक्वेट करके रखा है ना, कोई नंबर से इक्वेट नहीं करा है आपने इसको। y या एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स से इक्वेट करके रखा है। और अगर आप इसको जीरो से, यहाँ पे आप पी ऑफ एक्स से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। बस कहने का मतलब है कि नंबर से इक्वेट नहीं करा है तो वो एक्सप्रेशन है, नंबर से इक्वेट कर दिया तो वो इक्वेशन है। ध्यान रखिएगा इस चीजों का। अब लिखेंगे अपन नोट्स के बारे में। लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। सबसे पहला नोट है, लिखेंगे यहाँ पे ना, फॉर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख देते, थोड़ी हैबिट अपनी अच्छी हो जाएगी। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब आप इसको बेसिकली y भी बोल सकते हो और एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, अगर यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो हो जाता है। इफ a इज इक्वल टू जीरो, सोचो बच्चों क्या हो जाएगा अगर a जीरो हो गया। अगर a जीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा? बी एक्स प्लस सी। अगर a जीरो हो जाता है तो ये बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये बी ऑफ बी इंटू एक्स इंटू सी, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है? नहीं। ये कौन सा डिग्री का है? 1 डिग्री का। 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या बोलते थे अपन, किसी को याद है? लीनियर। लीनियर। सो एफ ऑफ एक्स विल बी ए लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तब ये लीनियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या सीखा अपन ने बच्चों आज? आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि अगर आपको बोल दिया जाता है कि इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर आपको बोल दिया जाता है कि एफ ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक, तो इसका मतलब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट अपन जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं, वो लीनियर बन जाएगा। तो कभी भी आपको अगर बोला जाता है कि एफ ऑफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक या एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए आपको बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन
है अगर, तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। इज इट ओके? आगे बढ़ते। अब अगर सारे कोएफिशिएंट ही 0 हो गए, ए भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया और सी भी 0 हो गया, तो क्या होगा? कभी किसी ने सोचा? चलिए पहले अपन है ना एक ऐसी बात करते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 0 तो बात कर लिया। मान लो अगर b भी 0 हो गया, इफ b इज ऑल्सो 0, a 0, b 0। अगर a 0 हो गया तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 0, और यहाँ पे b इंटू एक्स आ जाएगा 0 इंटू एक्स, क्योंकि b का वैल्यू भी अगर 0 हो गया तो हम वो वाला सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाला टर्म भी क्या बन जाएगा? 0x बन जाएगा। तो ये भी गायब, ये भी गायब, सिर्फ c बेचारा जिंदा रह जाएगा। तो आपका एक्सप्रेशन अब जो बन जाएगा वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी बन जाएगा। कोई बताएगा एक कौन सा फंक्शन होता है वाई इज इक्वल टू सी? इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या इसको कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं ना, कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। लिखो यहां तक पहले, फिर बताता हूं। जैसे यहाँ पे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मैं आपको अगर देता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, तो आप क्या बोलोगे? अरे ये तो कांस्टेंट है ना, एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, या इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है 0। लिखिए ऑफ डिग्री 0। सर ये पॉलिनोमियल नहीं हो तो मोनोमियल हो गया ना। हम्म, सर ये तो मोनोमियल हो गया ना, एक ही टर्म है इसमें। कोई दिक्कत नहीं है, उसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, आप चाहे तो मोनोमियल भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। अब मेनी नहीं है तो भी आप उसको बोल सकते हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह रहे हैं ना स्पेसिफिकली उसको। कांस्टेंट मतलब उसमें एक ही टर्म है। ठीक, कह सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लिखिए आगे, मॉनिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? मॉनिक पॉलिनोमियल, ये एक छोटा सा टर्म जो है ना आपको कभी कभार परेशान कर देता है, तो मैं ये कभी आपको अगर दिख जाए तो समझ जाना कि सर ने अपने को पढ़ाया, यू कैन रेफर द नोट्स। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाता है ना, जैसे कि इफ लीडिंग, लीडिंग मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट कोएफिशिएंट अगर 1 हो गया तो वो मॉनिक कहलाएगा। जैसे जैसे इट इज नॉट नेसेसरी कि क्वाड्रेटिक हो, ऐसा हो सकता है कि 1 इंटू एक्स की पावर एन, फिर समथिंग इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, समथिंग इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू, कुछ भी, और लास्ट में एक कांस्टेंट हो जाए 25। समझ में आ रहा है? तो जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 हो जाए बस, तो वो मॉनिक कहलाता है। लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 हो जाए तो मोनिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये बस नाम के लिए ना, इसका कोई बहुत खास काम नहीं है। अब हम बात करेंगे ग्राफ्स की। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, ये डिस्कशन जो है वो आपको क्लास 12th तक फॉलो करेगा। ठीक है, आपको अगर यकीन नहीं होता है तो आप क्लास 12th के लेक्चर्स जो है उनमें कभी आके देख लेना। मैं हर दिन कम से कम एक ना एक ग्राफ तो बनाता ही हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। कम से कम एक ग्राफ एवरी डे बनता है, एवरी डे। ठीक है, और बनेगा, हमेशा बनेगा, आखिरी दिन तक बनेगा, क्योंकि हर चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बनेंगे ही बनेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं अब इसका ग्राफिकल एस्पेक्ट। बहुत आसान है, आप अगर मेरी बातें ध्यान से सुनोगे तो आई प्रॉमिस आपको सब समझ में आएगा और कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना ग्राफ्स के बारे में। सबसे पहले तो अपने पास जो क्वाड्रेटिक ग्राफ्स ऑफ, लिखिए ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आज के बाद से मैं पॉलिनोमियल वर्ड बहुत कम यूज करने वाला हूं, मैं एक्सप्रेशन ज्यादा यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन बोलने में थोड़ा सा
ज़्यादा अच्छा फील आएगा आपको, और जहाँ ज़्यादातर बुक्स में आपको अभी एक्सप्रेशन ही मिलेगा। आप मॉड्यूल करोगे तो उसमें एक्सप्रेशन मिलेगा, पॉलिनॉमियल मिल जाता है तो उसका मतलब भी एक्सप्रेशन होता है, एंड वाइस वर्सा। तो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा दिखता है। पहली बात तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है? व्हाट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरीके का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इज इक्वल टू, मैंने बताया ना y इज इक्वल टू करोगे तो एक्सप्रेशन है। यार आप चाहो तो एफ ऑफ एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। देखिए y लिख लो या फिर एफ ऑफ एक्स लिख लो, दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार आपको मार्केट में y मिलेगा, कभी कभी मार्केट में एफ ऑफ एक्स मिलेगा। मार्केट से मेरा मतलब है मॉड्यूल। अच्छा, एक और चीज है ना, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से, अच्छा वो मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में बताने वाला था कि आप लोग है ना एक बुक खरीद लो। इट्स देयर इज अ बुक कॉल्ड एज प्रीवियस 41 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, एक बुक है मैथमेटिक्स की, है ना। तो इफ यू वांट आई कैन सेंड यू द लिंक एज वेल। द बुक इज फॉर जेई एस्पिरेंट्स। उसमें है ना सारे पूरे 41 ईयर्स के क्वेश्चंस है जो जेई में आ चुके हैं, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो वो बुक अपन खरीद लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि दैट बुक इज एक्चुअली गोल्ड, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि उसमें सब कुछ सॉर्टेड दिया हुआ है। तो ऑलवेज यू शुड बी हैविंग दैट बुक। बुक ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि जो दूसरी बुक्स आती है आजकल पब्लिकेशंस की वो बहुत हज़ारों में आती है, ये आपको हार्डली 200 या फिर समथिंग आपको मिल जाएगी। और मैं तो कहूँगा कि इट्स अ वेरी अंडर प्राइस्ड बुक। इसका प्राइस और ज़्यादा होता ना तो भी लोग खरीदते उसको, बट अच्छी बात है, क्योंकि आपको वो सारे चैप्टर सारे टॉपिक वाइज आपको देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे इस वीकेंड में। समझ में आ रहा है आपको? उस बुक में से अपन ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। तो आपको पहले मॉड्यूल नहीं करना है, पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है प्रीवियस 41 ईयर्स की बुक से। आपके पास अगर बुक नहीं हो तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आई विल सेंड यू द पीडीएफ। मेरे को आप अगर जस्ट गिव मी अ फ्यू मोर सेकंड्स, मैं देख लेता हूँ उसमें कि कितने क्वेश्चंस अपने को कर लेने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज अगर आप देखोगे, अभी तो नया एडिशन आ गया होगा मेरे पास, तो पता नहीं, बहुत पुराना एडिशन। तो उसमें अपन टॉपिक वाइज वी कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लास में ही करा दिया। आप बुक खोलोगे ना तो आपको दिखेगा कि सर ने ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, तो आपको वो दिख जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एंड वन डे वी विल डेडिकेट फॉर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हालांकि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अपन कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज अपन कर लेंगे, एंड देन आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो हो जाएगा अपना ये आसानी से। ये करना ज़्यादा अच्छा है, मॉड्यूल अपना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा आपको स्टार्टिंग में। पहले ही कर लो, फिर अपन मॉड्यूल पे आ जाएंगे। इज दैट ओके? क्या सबको समझ में आ गया कि मंडे का होमवर्क क्या है? यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम दैट बुक, और वो बुक का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। आ जाते हैं अपन अभी इस वाली चीज में जो मैं आपको बता रहा था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ क्या होता है। हमेशा एक्सप्रेशन का ग्राफ होता है, इक्वेशन का नहीं होता है। आपको अगर मैं इक्वेशन दे दूंगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ नहीं होता है। वी कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, इसका कोई सेंस भी नहीं होता है, क्योंकि ग्राफ के लिए ना वाई और एक्स दोनों होने चाहिए। वी शुड बी हैविंग वाई, वी शुड बी हैविंग एक्स, सिंपल सी बात है। अब अपन अगर ग्राफ की बात करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है ना होता है पैराबोलिक। ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ होता है पैराबोलिक। तो द ग्राफ इज पैराबोलिक ग्राफ। इनका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला शेप का होता है। याद क्यों करनी? क्योंकि इसका कोई मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ आपको ना। आप मेरे को अगर पूछोगे कि सर आपको कैसे पता है पैराबोलिक होता है, तो मैं बोलूंगा कि यार आपको इसका कोई प्रूफ दिया ही नहीं मैंने। पहली बात, सिंपल सी बात है ना, नहीं दिया भाई, नहीं दिया। लेकिन आपको अगर फिर भी पीछे पढ़ना है कि नहीं नहीं सर बताओ कैसे इसका ग्राफ पैराबोलिक आएगा, तो मैं बता सकता हूँ कि हमने क्या किया। सुनो इधर प्लीज, हर कोई, एवरीवन। हमने क्या किया कि कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया, है ना, जिसमें एबीसी का वैल्यू हमने रियल नंबर यहाँ पे पुट करा और एक एक्सप्रेशन आ गया। फिर हमने क्या करा, एक्स का वैल्यू डाला, तो उसमें उसके करस्पॉन्डिंग वाई का कुछ ना कुछ आंसर आया होगा। अरे यार आप यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ भी डालोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा। तो कोई एक्स के करस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई वाई मिलेगा। फिर आपको कोई और एक्स के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई और वाई मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको?
कोई और x के करस्पॉन्डिंग आपको फिर कोई y मिलेगा। तो ऐसे कर करके हमने बहुत सारे पॉइंट मार्क करे तो हमको पता चलेगा कि अरे ये तो पैराबोला है ना, अरे ये तो ये वाला शेप है और इस शेप को हमने पैराबोला बोल दिया। इसका बस यही प्रूफ है, और ऐसा प्रूफ अपन थोड़ी देंगे। लेकिन हमको इतना समझ में आ गया कि हम लोग इनपुट डालते हैं और आपको y में कुछ आउटपुट मिलता है ऐसे, ये वाले इनपुट, ये x होता है ना, मान लो आपने इनपुट में डाल दिया 20। जाओ यार, आजकल मेरी अलार्म ना काफी लेट बजने लगी है। अगर हम इनपुट डालते हैं ये वाला, मान लो हम डालते हैं x2, कुछ भी पॉइंट ले लो यार, x1 ले लो, है ना, x में आपने इनपुट डाला तो आपको क्या मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग, आपको उसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा y। कोई और x डालोगे x2 तो उसके ये यहाँ पे मान लो y1 मिला, उसके करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा y2। समझ में आ रहा है? तो अपन इनपुट डालते हैं x एक्सिस में, आउटपुट मिलता है अपने को y एक्सिस में, ये समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, इनपुट डालेंगे x एक्सिस में और आउटपुट मिलेगा अपने को y एक्सिस में, ठीक है। तो ऐसा करने से अपने को पता चला कि द ग्राफ इज पैराबोलिक। अब मैं ग्राफ ढंग से बना के बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आपके मन में डाउट्स आएंगे। क्या डाउट आएंगे? कि सर पैराबोला का ग्राफ जो बना रहे हो आप, है ना, जो ग्राफ आप बना रहे हो पैराबोला का, उसमें हमें एक डाउट आ रहा है कि पैराबोलिक ग्राफ तो दो तरीके से बन सकते हैं। आइदर वो ऐसा ऊपर की तरफ ओपन हो सकता है पैराबोला, राइट, ऊपर की तरफ ओपन हो सकता है, या फिर पैराबोला नीचे की तरफ भी ओपन हो सकता है। इतना तो अपने को समझ में आना चाहिए ना कि पैराबोला है, पैराबोला का एक माउथ अपने को दिख रहा है ना, ये दिस इज द माउथ ऑफ पैराबोला। ओके, तो पैराबोला का माउथ, इसमें ओपनिंग अपवर्ड हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ओपनिंग डाउनवर्ड हो, ये भी तो पैराबोला है। समझ में आ रहा है? तो दो पॉसिबिलिटी है अभी। फिर हमारे चैप्टर में ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं आएगी कि पैराबोला हॉरिजॉन्टल भी तो ओपन हो सकता है या फिर इस तरफ भी तो ओपन हो सकता है। दिस इज नॉट ए पॉसिबिलिटी राइट नाउ, विल हैव जस्ट टू पॉसिबिलिटीज, या तो ओपनिंग अपवर्ड या तो ओपनिंग डाउनवर्ड। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब भाई भी हमारे पास जो स्क्वायर है वो एक्स में है, ठीक है। हम लोग वो पैराबोला नहीं पढ़ रहे जिनमें वाई में भी स्क्वायर होता है, ना ना ना, वो अभी अपन फिलहाल नहीं पढ़ रहे, अपने सिलेबस में है वो। उसके लिए एक अलग ही चैप्टर है पैराबोला, वो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। इट इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पढ़ेंगे अपन उसको। बट अभी आप टेंशन मत लो, पैराबोला दो ही तरफ से खुलेगा, ऊपर या नीचे। कैसे पता करेंगे कि पैराबोला ऊपर खुल रहा है या नीचे खुल रहा है? उसका एक तरीका होता है। पहली बात, अपने को क्या पता करना है कि पैराबोला ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, वो कैसे पता करें? बताइए कैसे पता करेंगे? Sir, if leading coefficient is हाँ greater than 0, it will open upwards. If it is negative, then it will open. ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ाया था क्या लास्ट ईयर? यस सर। Yes, sir. आपने last year वो डिस्क्रिप्शन के टाइम पे यस आईआईटी में भी सर, और थोड़ा क्लास में भी। हाँ, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था। चलिए अच्छी बात है, कोई ऐसा वो नहीं है कि अगर आपको नहीं आता है तो दिक्कत जाएगी। मैं तो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। एक सिंपल सा तरीका होता है, बहुत आसान सा तरीका होता है कि अगर आप ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख लोगे ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर आप देख लोगे तो वो क्या है, ए। और हमेशा आपको बस ए ही देखना है। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर देन 0, इफ ए इज पॉजिटिव, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड रहेगा। अगर ए का वैल्यू नेगेटिव रहा तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा। एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म। बस इतना ही रहेगा। पैराबोला कैसा भी हो सकता है, अगर ओपनिंग अपवर्ड हो सकता है कि वो यहाँ पर हो सकता है वो यहाँ पर हो सकता है वो यहाँ पर हो। यार समझो इस बात को। मैं तो एक थोड़ा सा आइडियल केस बना देता हूँ कि हाँ यहाँ पर है पैराबोला, ऐसा थोड़ा ऐसा बना दिया। चलिए, अब आपको एक और चीज समझनी है कि ये पैराबोला का जो ग्राफ है ये खत्म नहीं हो गया है, इट हैजंट फिनिश्ड। ये ऊपर जाएगा, इट इज ए नेवर एंडिंग कर्व। ये ऊपर पूरा आकाश लोक तक चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा ऊपर ऐसे आकाश लोक तक चला जाएगा। अपन इसको एंडलेसली ड्रॉ करेंगे ना तो भी इट इज नॉट इनफ। इट विल गो टिल इंफिनिटी, टू टिल द एंड ऑफ द यूनिवर्स। वी डोंट नो वेयर द यूनिवर्स इज गोइंग टू एंड। तो ये ग्राफ भी कहाँ पर एंड हो रहा है अपने को नहीं पता है, बट अपन इंसान है भाई, है ना, भगवान थोड़ी की पूरा ग्राफ बना देंगे। तो इसलिए मैंने इसका बस छोटा सा पार्ट बनाया है। एंड सेम विद दिस, ये वाला हिस्सा भी इसका एंडलेसली ऊपर जाएगा। सो आई हैव नो आइडिया कि ये कहाँ तक रुकेगा, तो मैंने इसको यहाँ पे रोक दिया कि यार इतना ही समझ जाते हैं अपन कि दिस इज द ग्राफ। अब इस ग्राफ में क्या होता है कि आप जैसे जैसे इनपुट दोगे वैसे वैसे आपको आउटपुट मिलेगा। देखिए, ये वाला इनपुट अगर मैं देता हूं, अगर मैं ये वाला इनपुट देता हूं, चलो थोड़ा इधर आते हैं ना। अगर मैंने ये वाला इनपुट दिया, मान लो ये इनपुट है -1, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आपको इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये मिलेगा।
हो सकता है ये कोई नंबर हो, आई डोंट नो, बट ये पॉइंट को अगर मैं x1 बोल देता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर y1 मिलेगा। अगर आप ये वाला पॉइंट लेते हो इनपुट, अगर आप ये वाला नंबर इनपुट डालते हो तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ तो y मिलेगा कर्व पे, और वो y एक्सिस पे जाके अगर आप उसको ट्रेस करोगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा x2 पे, y2। समझ में आ रहा है? अगर आप ये वाला पॉइंट लेते हो x3, यहाँ पर आपको है ना नीचे मिल रहा है, मतलब नेगेटिव y मिल रहा है यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर अपने को इसके करस्पॉन्डिंग जो y मिलेगा y3 वो नेगेटिव होगा। तो थोड़ा बहुत अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है। क्या कोई मुझे ये बताएगा कि ये रेड वाला जो डॉट है, अगर ये वाला पॉइंट मैंने इनपुट पे डाला तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि दिख रहा है ना इसके करस्पॉन्डिंग आपको 0 ही मिलने वाला है। ये इनपुट डालोगे तो आपको 0 मिलेगा आउटपुट। तो ऐसे पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। Zero of the polynomial is zero of the quadratic expression. I repeat, quadratic expression. I'm not writing equation right now. मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। फिर से मैं बार बार याद दिला देता हूँ कि ग्राफ एक्सप्रेशन का ही होता है, इक्वेशन का नहीं होते है ग्राफ, है ना? ग्राफ इक्वेशन का नहीं होता है। तो ये जो रेड वाले डॉट्स है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जीरोस कहलाएंगे। तो इनका नाम मैं कुछ दे देता हूँ, इनको अल्फा बीटा बोल देते हैं। तो अल्फा और बीटा अगर अपन इनपुट डालेंगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा? अंडा, 0 मिलेगा आपको आउटपुट में। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग अपने को ये आउटपुट मिल रहे हैं, ये और ये 0। तो अल्फा एंड बीटा विल बी कॉल्ड एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और अपने को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि व्हाट आर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अभी इनपुट और आउटपुट में थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ बिकॉज उसका काम हो चुका है। ठीक है, अब हमें ना एक और चीज समझते हैं। ये अल्फा के पहले पहले वाले जितने भी इनपुट अपन देंगे, जितने भी ये एक्स एक्सिस पर इनपुट आते हैं ना, तो ये जितने भी इनपुट मैं दूंगा अल्फा के पहले, ये सारे इनपुट, इन पर ना आपको जो आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। सोचकर देखो, इनके ऊपर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा। मतलब कोई भी पॉइंट मिलेगा यार, चलो ये पॉइंट मिल गया तो ये वाला वाई मिलेगा, ये पॉइंट मिल गया तो ये वाला वाई मिलेगा। हर बार आपको जो वाई मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि, चलो एक और चीज, और ये बीटा जो है इसके बाद का अगर आप इनपुट लेते हो, बीटा के बाद अगर आप कोई बीटा के आगे का कोई भी इनपुट लेते हो, मतलब ये वाला इनपुट ले लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी आपको जो आउटपुट्स मिलेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव मिलेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव मिलेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फॉर, थोड़ा सा नीचे लिखना है ना क्योंकि मैं ऊपर कुछ और लिखूंगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स मतलब इनपुट, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल हरा वाला ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाले इंटरवल को अपन सेट थ्योरी की लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं बेटा? अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये कहां तक जाएगा, ये अल्फा से लेकर कहां तक जाएगा? पीछे पूरा माइनस इंफिनिटी तक। और ये बीटा से लेकर अपन प्लस इंफिनिटी तक के इनपुट्स की बात कर रहे हैं। अगर ये ग्रीन जोन वाले इनपुट अगर आप डालोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि फॉर इनपुट्स बिलोंगिंग टू द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू अल्फा, दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेकर अल्फा, यूनियन बीटा से लेकर इंफिनिटी, सेट थ्री की लैंग्वेज है, यूनियन बीटा से लेकर इंफिनिटी, अगर ये इनपुट रहा, अगर ये इनपुट रहा तो इन इनपुट्स के लिए y 0 रहे, y पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहीं से डेवलप होती है कि आपको पता चल जाएगी कहां पर वैल्यू क्या आ रहा है, कहां पॉजिटिव आ रहा है, कहां नेगेटिव आ रहा है, कहां 0 आ रहा है। ये सब फील करना पहले लेक्चर में आ जाना चाहिए। लिखते रहिए आराम से। अच्छा बताइए, अगर मैंने अल्फा और बीटा के बीच का कोई भी इनपुट डाला, ये बीच का कोई भी इनपुट डाला तो y क्या आएगा बताइए? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी इनपुट, चूज एनी इनपुट यार, चाहो ये इनपुट डाल दो, इसके करस्पॉन्डिंग आपको ऊपर तो कुछ नहीं मिल रहा है वाई में, ऊपर तो कुछ नहीं मिल रहा है ना वाई में, आप ऊपर ग्राफ से टकरा ही नहीं पा रहे हो, इंटरसेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आपको ग्राफ पे नीचे ही वैल्यू मिलेगा। रुको एक मिनट, थोड़ा हैंग हो गया है सिस्टम। हाँ आ गया। तो है ना, आपको नीचे ही मिलेगा, ये नीचे ही मिलेगा।
तो नीचे जो भी मिलेगा अपने को वो नेगेटिव ही मिलने वाला है, क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर जाकर आपको ट्रेस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये देखो सारे नेगेटिव वैल्यूज ही मिलेंगे, सब 0 के नीचे ही मिलेंगे। तो क्या इस बात को मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ? इंग्लिश मतलब मैथमेटिक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, क्या लिखेंगे अपन? अल्फा और बीटा के बीच में। तो अपन लिखेंगे एक्स बिलोंगिंग टू द सेट अल्फा कॉमा बीटा। अब देखो मैंने अल्फा को इंक्लूड नहीं करा और बीटा को भी इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि अल्फा और बीटा पे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। अगर ये करेंगे अपन तो y क्या आना चाहिए अपना? नेगेटिव आना चाहिए, y इज नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, एग्जैक्ट अगर अल्फा और बीटा की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा? एट अल्फा एंड बीटा, एट अगर x का वैल्यू अल्फा हो जाए या बीटा हो जाए, दोनों ही केस में आपका y का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। ये 3 पॉइंट लिख लो कि अल्फा बीटा पर वैल्यू 0, ठीक है, अल्फा बीटा के बीच में, इनके बीच में वैल्यू नेगेटिव आएगा, और इनके लेफ्ट और राइट में वैल्यू पॉजिटिव आएगा। कब? जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, जब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो तब। अगर ओपनिंग डाउनवर्ड हो तो एवरीथिंग विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन लिखेंगे एक लाइन और लिख देंगे, हियर अल्फा एंड बीटा आर, हियर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ, जीरोस को अपन है ना रूट्स भी बोल सकते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में थोड़ा सा फाइन, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन जीरोस एंड रूट्स, है ना, जो कि हमको पता होनी चाहिए। बट अगर आपने जीरोस और रूट्स को एक जैसा ट्रीट कर दिया तो आपका नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, बट पता होनी चाहिए कि हाँ व्हाट इज द फाइन लाइन। मैं आपको समझा दूंगा, चिंता मत करो, अभी फिलहाल के लिए दोनों एक ही बात। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अच्छा, जीरो क्या होता है, रूट क्या होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सुनोगे आप? 2 मिनट सुनना, आपको पूरा जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा जीरोस और रूट में फर्क क्या होता है। दो चीजें होती है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन दो चीजें होती है ना। तो ये जो इक्वेशन है और जो एक्सप्रेशन है, ये दोनों सेम एक्स के लिए 0 हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, और एक इक्वेशन लिखता हूँ सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। दोनों को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू x+3 इंटू x+2। ठीक है, आप ओरली फैक्टराइज कर सकते हो, अभी अपन इतना तो जानते हैं। इज दैट ओके? तो दोनों का जो फैक्टराइजेशन आएगा वो सेम आएगा। बताइए ये एक्सप्रेशन कब 0 होगा? ये 0 होगा x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2 पे। तो मेरी लैंग्वेज सुन रहे हो आप? ये 0 कब होगा? यहाँ पर, है ना। और इसके, इस फैक्टर का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा जब x का वैल्यू -3 हो जाए और जब x का वैल्यू -2 हो जाए। ठीक है, तो ये वाली जो चीज लिखी मैंने, इसको अपन कहेंगे जीरोस, क्योंकि ये एक्सप्रेशन के साथ है ना। एक्सप्रेशन जहां पर 0 होता है उसको अपन 0 बोल देते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन जहां पर 0 हो रहा है उसको अपन रूट बोल देते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रूट्स। जनरली ये बातें जो है अपने को बचपन में सिखा देनी चाहिए, लेकिन वो लोग बुक्स में इतना स्पेसिफिकली नहीं लिखते, है ना, अच्छे से नहीं समझाते वो लोग बुक्स में, तो अपने को समझ में नहीं आता है, तो फिर बड़ी क्लासेस में दिक्कत जाती है। तो बच्चा सोचता है कि रूट्स में और जीरोस में फर्क होता है, जीरोस में और रूट्स में फर्क होता है। हाँ होता है फर्क, लेकिन देर इज अ फाइन लाइन। एक्सप्रेशन जहां 0 हो रहा है उसको अपन जीरोस बोलेंगे, इक्वेशन जहां 0 हो रहा है उसको अपन रूट्स बोलेंगे। बस आप दोनों को एक जैसा भी ट्रीट कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं जाएगी, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ इनमें एक फर्क होता है। ठीक है, तो आई विल कम बैक टू दिस। अभी मैं जीरोस बोलूँ रूट्स बोलूँ, आप लोग है ना ज्यादा लोड मत लेना। अब अपने को पता है कि क्या फर्क होता है, तो अपन लोड नहीं लेंगे। अच्छा, अगर ग्राफ अगर नेगेटिव हो तो अपन बात करते हैं उसके बारे में क्या होगा। मान लेते हैं कि ये 2 बार 0 हो रहा है, क्योंकि कट कर रहा है ना, तो ये अल्फा और बीटा पे कट कर रहा है, तो ये 2 बार 0 हो रहा है, तो इसके 2 रूट्स क्या आ गए, या 2 जीरोस क्या हो गए? अल्फा और बीटा। फिर हम अगर बात करते हैं कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये नीचे है ना, नीचे जाएगा। अभी ग्राफ जो है एंडलेसली नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ खत्म नहीं हो गया, ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ यहाँ पर खत्म हो गया, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ग्राफ एकदम नीचे पूरा, ये ग्राफ पूरा नीचे जाएगा एकदम पाताल लोक तक।
पूरा पाताल लोक तक जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मैं अगर बता दूंगा कि ये ग्राफ पॉजिटिव कब कब हो रहा है, तो आप बोलोगे अल्फा और बीटा के बीच में अगर आप इनपुट डालोगे तो आपको ये वाले ग्राफ की वैल्यूज मिलेगी। यहाँ पर सारे ग्राफ की जो भी वैल्यूज मिलेगी वो पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो क्या इस बात को मैं अंग्रेजी में लिख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके पैरेलली लिख रहा हूँ मैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट अल्फा कॉमा बीटा, आपका इस केस में क्या हो जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर एक्स बिलोंगिंग टू ये वाला इंटरवल रहा माइनस इन्फिनिटी से अल्फा और बीटा से लेकर इन्फिनिटी, ये वाला इंटरवल रहा, तो इस इंटरवल में आपका ग्राफ नेगेटिव हो रहा है। तो एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, तो उस केस में आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इज इट ओके? और अल्फा और बीटा पर क्या हो रहा है, जीरो मिल रहा है, तो एट अल्फा एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा y इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है वो क्या है, दे आर जीरोस, या फिर इनको आप रूट्स भी बोल दोगे तो कोई हानि नहीं है, जीरोस या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब है ना थोड़ा अपन डिटेल में बात करेंगे, धीरे धीरे अब डिटेल में बात करेंगे डिफरेंट केसेस। लिखिए डिफरेंट केसेस। अब मैं आपको है ना बहुत सारे केसेस बताने वाला हूँ, एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट ऑफ अवर लेक्चर, एंड फॉर एंटायर क्लास 12th एंड 11th दिस विल बी वेरी यूजफुल। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला केस मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि केस नंबर 1, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये तो मैं हर बार लिखूंगा, मेरी हैबिट होनी चाहिए आज के बाद से। क्या इफ अगर अगर मैंने बोल दिया कि क्वाड्रेटिक है तो इसका ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहला केस। सबसे पहला केस अपन बात करते हैं जब ए पॉजिटिव हो, है ना। अब ए पॉजिटिव का ग्राफ है ना दो तीन तरीके से बन सकता है। ए पॉजिटिव का ग्राफ तीन तरीके से बन सकता है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि मैं तीनों को पैरेलली बना सकूं। इज इट ओके? थोड़ा सा छोटा ग्राफ बना लेते तो सुंदर भी दिखेगा और आप कम जगह पर ज्यादा चीजें लिख पाओगे। देखिए सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि पैराबोला बनेगा, पैराबोला अपवर्ड खुलेगा। ये मानते हो आप? पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, तो पैराबोला अपवर्ड खुल सकता है ऐसे, है ना, बिल्कुल ऐसे खुल सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पैराबोला अपवर्ड जो है वो ऐसे खुल जाए, दोनों को कट करके एक्स एक्सिस को कट कर दे, वाई एक्सिस को मत देखो आप, हाँ, जस्ट लुक एट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कट करेगा, इसका मतलब उसके जीरोस आ रहे हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं जीरो हो रहा है। अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा मतलब वो हमेशा ऊपर है, हमेशा ऊपर मतलब हमेशा पॉजिटिव है, आप समझो इस बात को। अगर वो हमेशा ऊपर है मतलब वो हमेशा पॉजिटिव है और उसके जीरोस नहीं आ रहे, उसके रूट्स नहीं आ रहे। तो ऐसे तीन केस बन सकते हैं, और एक और केस बन सकता है कि ये एकदम टच कर जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये टच कर जाए। तो वी कैन ड्रॉ थ्री केसेस, मैं तीनों केसेस आपके एक एक करके बनाने वाला हूँ। तो पहला केस आएगा, ये बड़ा अच्छा सा केस, वेर इट विल बी कटिंग द एक्स एक्सिस, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, मेरे साथ साथ आप ड्रॉ कीजिए, धीरे धीरे एकदम क्लियर होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में। सेकेंड में भी ए तो पॉजिटिव है, लेकिन जो अपना ग्राफ है देखिएगा इधर, है ना, हमारा जो ग्राफ है वो अब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इस तरह से। और थर्ड में भी ए पॉजिटिव है, बट आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को ना ही टच कर रहा है और ना ही इसको कट कर रहा है। ठीक है, तो समवॉट लाइक दिस, ओ, हवा में लटका हुआ ग्राफ ना, कुछ इस तरह से। एक्स एक्सिस को ना इसने टच किया ना इसने कट किया। प्लीज इसको आप ड्रॉ कर ले, फिर मैं इनको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूंगा। एकदम एक्सट्रीम डिटेल में जाने वाले अपन, आप चिंता मत करो।
अब ध्यान से समझना बच्चों, है ना। सबसे पहली बात तो आपने 10th क्लास में पढ़ाई तो की होगी ऑफ कोर्स, है ना। चलिए, तो 10th क्लास में हम लोगों ने इतना तो पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आता है तो क्या क्या होता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। बताइए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहा है। कितने रूट आ रहे हैं? दो अलग अलग, एक अल्फा और एक बीटा। दे आर डिस्टिंक्ट, दोनों सेम नहीं है ना, दोनों अलग अलग है। तो वी आर गेटिंग टू रूट्स। तो पहली बात यहाँ पे क्या है? ए इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव, और दो रूट्स आ रहे हैं। अच्छा, दो रूट कब आते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। आपने डिस्क्रिमिनेंट नाम की कोई चीज पढ़ी थी लास्ट ईयर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, है ना, अगर पढ़ा होगा तो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होता है तो वी गेट टू रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है तो वी गेट जस्ट वन रूट या फिर टू आइडेंटिकल रूट्स। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है उस केस में अपने को रूट नहीं मिलते, मतलब एक्स एक्सिस को ग्राफ कट नहीं करेगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट नहीं कर रहा है, तो थर्ड वाला केस जो होगा वो डी नेगेटिव वाला होगा। समझ में आ रहा है आपको? हर किसी को पक्का? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे कि तीनों ही केसेस में ए पॉजिटिव होगा, लेकिन पहले केस में टू रियल रूट आ रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? डी इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज वी आर गेटिंग टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। दूसरे केस में हम क्या बोलेंगे कि d इज इक्वल टू 0। क्या आपको याद आ रहा है? d इक्वल टू 0 में आपको सिर्फ एक रूट मिलता था, तो हम क्या बोलेंगे? d इज इक्वल टू 0 ओनली वन रूट। वन रूट को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि टू आइडेंटिकल रूट, टू आइडेंटिकल रूट्स। ठीक है। अच्छा, इस केस में आप क्या बोलोगे? a तो पॉजिटिव है लेकिन d नेगेटिव है। d नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर हो, कभी कट ही नहीं कर रहा है। अगर इसने x एक्सिस को कट नहीं करा तो इसका जीरो भी नहीं आएगा। अगर इसने x एक्सिस को कट करा तब जाके इसका जीरो आएगा। और यहाँ पर इसने x एक्सिस को टच किया है बस, तो भी इसका जीरो नहीं आया, मतलब आया है, एक ही आया है। ठीक है, तो ये एक ही जीरो आया अपने पास। अल्फा या अल्फा कॉमा अल्फा आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं तो अल्फा ही बोलूंगा। इसके नो नो जीरोस, तो लिखिए आपने नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। यहां तक लिख के रखो जल्दी से। ये तीनों केसेस आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर। क्या आपको रटना पड़ रहा है? अगर आपको रटना पड़ रहा है तो आपको क्लियर नहीं है, सिंपल, है ना। आई होप नहीं रटना पड़ रहा होगा। लोग एक्चुअली दे रिमेंबर द ग्राफ्स कि यार ऐसा ग्राफ आया तो याद रख लेते, ये हुआ ऐसा। प्लीज आप ऐसा मत करें, कॉमन सेंस है यार। रूट नहीं आ रहा तो डी नेगेटिव होगा, एक रूट आ रहा है तो डी जीरो होगा, दो रूट आ रहे तो डी पॉजिटिव होगा। और तीनों ही केस में पैराबोला ऊपर खुला है, तो ए तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। अब एक और बात करते हैं अपन। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, साकेत आप बताइए कि यहाँ पर किस इंटरवल के लिए आपका ग्राफ का वैल्यूज पॉजिटिव आएगा, वाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कौन से इंटरवल के लिए? From negative infinity to alpha, union beta to infinity. देखिए, y पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, इसके लिए आएगा, है ना। अच्छा, यहां पर बताइए आप मुझे साकेत कि यहां पर कब कब पॉजिटिव आ रहा है आपका ग्राफ? y सर पॉजिटिव। अल्फा छोड़ के हर एक पॉइंट पे। यस, वेरी गुड, दिस इज एक्चुअली अ परफेक्ट आंसर। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर माइनस एलिमेंटल अल्फा, मतलब रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है, बस अल्फा के लिए पॉजिटिव नहीं है। अल्फा के लिए जीरो है, जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। ओके, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये आप सभी से है लेकिन आप ही से पूछ रहा हूं मैं साकेत, तो आप ही बताइए यहां पर कब ग्राफ पॉजिटिव आएगा? सर फॉर ऑल रियल नंबर्स ऑफ एक्स। यस, सुना आप सबने? क्या है? यहां पर आपका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब y इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ये चीज को आप समझो, इस चीज, y हमेशा पॉजिटिव है, सारे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है। y सारे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है। अगर ऐसा कभी आपको मिलता है कि y सारे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऐसा ग्राफ होगा। रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आपको ग्राफ नहीं बताएगा,
ग्राफ देख के तो आप आराम से बता दोगे कि ग्राफ में सारे जितने भी एक्स डालोगे सब पर आपको वाई पॉजिटिव मिलेगा, कभी भी वाई जीरो नहीं आएगा, कभी भी वाई नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में नेगेटिव आ रहा है, अल्फा और बीटा के बीच में नेगेटिव वाई मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर आपको नेगेटिव भी नहीं मिलेगा और जीरो भी नहीं मिलेगा। तो आपको है ना क्वेश्चंस में ऐसा दिया जाता है, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बोलेगा कि सॉल्व फॉर दिस, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या, अरे ये y ही तो है, दिस इज y, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को तो y बोलते। तो आपको क्या बोल रहा है कि y पॉजिटिव है। ये मैं लिखवा दूंगा बाद में, अभी आपको बस रफली समझा रहा हूं, मैं नोट्स में सब लिखवा दूंगा आपको। मतलब अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉजिटिव सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपको सबसे पहले उसका ग्राफ चमकना चाहिए। कभी भी आपको ये शक्ल दिखे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ए पॉजिटिव है, बाई चांस अगर ए पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऐसा खुलेगा, ऐसा बनेगा। हवा में लटका हुआ ग्राफ कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हवा में लटका हुआ ग्राफ। दिख रहा है, ये हवा में टंगा हुआ है, ये कभी भी जीरो नहीं हो रहा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, मतलब इसके रूट्स नहीं है, इसके रूट्स नहीं है तो इसका मतलब इसका डी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप हमेशा अपने आप सोचो कि इसका ए पॉजिटिव होना चाहिए और डी नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? कभी भी आपको ये सिचुएशन दिया हुआ हो तो आप उसकी मदद से खुद से ये पूरा सिचुएशन आपको खुद से सोचना है, विदाउट रिमेंबरिंग, विदाउट क्रैमिंग, रटे बिना आपको ये सोचना है। ठीक है, कि कभी भी ग्राफ हमेशा पॉजिटिव हो मतलब उसका ग्राफ हमेशा टंगा हुआ होगा, लटका हुआ होगा, और ऐसा ग्राफ है तो उसकी कंडीशन क्या है, ए पॉजिटिव होना चाहिए और डी नेगेटिव होना चाहिए। वी ऑल नो द रीजन, मैं ये सब लिखवा दूंगा आपको। इज इट ओके? यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि इधर y नेगेटिव भी हो रहा है ना, तो वो वाली कंडीशन भी लिख लो कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू अल्फा कॉमा बीटा। ये तीन केसेस अगर आपको क्लियर है तो अगले तीनों केसेस इसी का बस उल्टा है, उन तीनों केसेस में a नेगेटिव हो जाएगा बस। तो नेक्स्ट थ्री केसेस आई एम गोइंग टू राइट, दैट इज केस 4, केस 5, केस 6। ठीक है, बनाइए मेरे साथ साथ। देखो तीनों ही केसेस में मैं ए नेगेटिव लेने वाला हूं, ए नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब मैं ग्राफ बनाता हूं। तो पहला ग्राफ कुछ ऐसा है, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा है, और तीसरा ग्राफ ना कुछ ऐसा है। ठीक है, इज इट ओके? क्या आप मुझे फटाफट बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ए नेगेटिव होगा और रूट्स आ रहे हैं? यस, अगर एक्स एक्सिस को कट कर दिया तो रूट्स आ रहे हैं। कितने पॉइंट पे कट किया? 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट किया मतलब कितने रूट्स आ रहे हैं? 2 रियल रूट्स। अब एक्स एक्सिस में सारे नंबर रियल होते हैं ना, वाई एक्सिस में भी सारे रियल होते हैं, एक्स एक्सिस में सारे रियल होते हैं, और रियल रूट्स आ रहे हैं इसका मतलब, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इस केस में? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। ए तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, ए यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर एक ही रियल रूट आ रहा है, तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? 0, और यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। डी नेगेटिव मतलब नो रियल रूट्स। ठीक है, अगर मैं इन रूट्स को अल्फा और बीटा बोल देता हूँ तो फिर अपन वही सारी चीजें ऊपर जो लिखी है उनको लिख सकते हैं। लेट मी कॉल इट एज अल्फा एंड बीटा। लिखा आप लोगों ने यहाँ तक? ओके बेटे, इधर अब ध्यान से देखो, है ना, मैं ये सारी चीजें दोबारा लिखने वाला हूँ कि बताओ इधर y कब पॉजिटिव होगा? अल्फा और बीटा के बीच में अब पॉजिटिव होगा,
और अल्फा बीटा के अलावा, मतलब ये पीछे पीछे वाली जगह पर नेगेटिव हो रहा है आपका ग्राफ, तो उस बात को आप लिख लेना खुद से। मैं खैर लिखवा देता हूँ कि y इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू अल्फा कॉमा बीटा, और y इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि y इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर माइनस अल्फा। ये अल्फा पॉइंट है ना, इसको छोड़कर हर जगह नेगेटिव है, अल्फा पर 0 है। और यहाँ पे आप क्या बोलोगे, y इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर y हमेशा नेगेटिव है, y हमेशा नेगेटिव है तो ये वाला ग्राफ बनता है, और y हमेशा पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ बनता है। क्या समझे आप? क्या समझे? अगर y आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए ना कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, अगर बोल दिया जाए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव है, सुनो इधर प्लीज, सबकी स्क्रीन पे नजर होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव है मतलब वो हमेशा उल्टा टंगा हुआ होगा, ठीक है, वो उल्टा टंगा हुआ होगा, उल्टा लटका हुआ ग्राफ होगा। और अगर आपको बोलता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो वो सीधा लटका हुआ होगा, इसमें वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। और एक बार आपने अगर ग्राफ बना दिया तो कंडीशन आप खुद से लगा लेंगे। बताइए इसकी कंडीशन क्या होगी? इसकी कंडीशन ए में क्या होगी? पॉजिटिव। और इसकी कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट में क्या होने वाली है? डी में नेगेटिव आ जाएगी ना, क्योंकि रूट्स ही नहीं, अबे कट करता तो रूट आते हैं ना, अभी रूट्स ही नहीं, तो डी नेगेटिव। यहां पर भी बताइए ए यहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव, बिकॉज पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड। और इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे अगर अपन, तो ये भी नेगेटिव आएगा इस केस में, रटना नहीं है, सुनो मेरी बात बच्चों, बिल्कुल मत रटो। यहां पे रूट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, रूट्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब डी नेगेटिव, खत्म। इज दैट ओके? अच्छा ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, फिर अपन एक क्वेश्चन करेंगे, देन विल बी प्रीटी मच डन विद व्हाटएवर वी वांटेड टू डू फॉर टुडे। अब है ना, अपन इसकी और इसकी रेंज की बात करेंगे। बीच वाला जो केस है ना, ये सेकंड वाला, और ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, हाँ ये फिफ्थ वाला, पांचवा वाला केस, सेकंड और पांचवे की बात करते हैं अपन। इसमें क्या हो रहा है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ चिपका हुआ है, दिख रहा है आपको? द ग्राफ इज चिपका हुआ टू एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस ग्राफ की आप रेंज बताइए, इस फंक्शन की आप रेंज बताइए, रेंज मतलब क्या होता है? रेंज मतलब होता है औकात। औकात मतलब सबसे छोटा वैल्यू से लेकर सबसे बड़ा वैल्यू। तो सबसे पहले आप मेरे को बताइए इस ग्राफ का सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा? एनीवन हु वुड वांट टू हेल्प मी? सबसे छोटा वैल्यू इस ग्राफ का क्या आएगा? 0। अरे वाई, ये अल्फा डाल दोगे तो आपको फिर क्या मिलेगा? वाई में 0 मिलेगा। क्या आपको 0 से भी छोटा वैल्यू मिल सकता है? नहीं मिलेगा। यहाँ पे भले ही मिल जा रहा है, यहाँ पे अपने को नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने को 0 से छोटा वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इस केस में जो ग्राफ का रेंज होता है वो मैं बता रहा हूँ। ग्राफ का रेंज लिखिए, ग्राफ का रेंज क्या होगा इस केस में? रेंज हो जाएगा वाई, रेंज वाई में लिखते हैं अपन, है ना, रेंज आउटपुट में लिखते हैं, आउटपुट में, आउटपुट कौन दिखाता है? वाई एक्सिस। तो रेंज मतलब क्या हो जाएगा? आउटपुट, और आउटपुट मतलब सबसे छोटा वैल्यू से लेकर सबसे बड़ा वैल्यू। तो इस ग्राफ का सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा? 0। और सबसे बड़ा वैल्यू क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा वैल्यू आ जाएगा ये इंफिनिटी। कैसे पता इंफिनिटी? अरे ग्राफ कहां तक जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा या आकाश लोक तक जाएगा ना? ऐसे मैंने बनाया तो नहीं है ढंग से, ये ग्राफ ऊपर आकाश लोक तक जाएगा। तो कहां तक जा रहा है ग्राफ का सबसे बड़ा वैल्यू? इंफिनिटी तक जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे? ग्राफ की जो रेंज है वो क्या है? 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल से मैच कर गया, 0 टू इंफिनिटी, द आइडिया इज फ्रॉम हियर एक्चुअली। तो ग्राफ का रेंज जो है वो 0 टू इंफिनिटी जाकर कैच करेगा। तो अगर मैं आपको इसका रेंज बोलता हूं तो क्या आ जाएगा? 0 टू इंफिनिटी। और अगर मैं आपको उल्टा बोलता हूं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका रेंज 0 टू इंफिनिटी है, अगर उसका रेंज 0 टू इंफिनिटी, तो आपके दिमाग में ये ग्राफ खट से आ जाना चाहिए तुरंत, 0 टू इंफिनिटी मतलब ये वाला ग्राफ। अच्छा इसका रेंज आप बता सकते हो क्या? नहीं, अभी फिलहाल नहीं बता सकते, बिकॉज हमको ये नहीं पता है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो ये आ रहा है ना, बट वी डोंट नो कि ये वैल्यू क्या है। अगर हमको ये वैल्यू पता चल जाएगा, मान लो ये वैल्यू 4 है, अरे मान लो, मानने में क्या जा रहा है, पैसे लग रहे हैं क्या? इसको 4 मान लो, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा? 4 टू इंफिनिटी। समझ में आ रहा है आपको? पक्का? और इसका मिनिमम वैल्यू अगर मान लो -4 आ रहा है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -4 टू इंफिनिटी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि रेंज का मतलब क्या होता है। लेकिन यहां पर फर्स्ट और थर्ड केस में अपने को अभी पता नहीं है कि, सॉरी, हमको पता नहीं है कि मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगा।
वो भी पता चल जाएगा इन अ फ्यू मिनट्स में भी। आज तो नहीं हो पाएगा, कल ही कर पाएंगे वो चीज अपन, रेंज अपन कल देख लेंगे। खैर, जो पॉइंट्स अपन ने सीखे, की पॉइंट्स लिखिए, की पॉइंट्स थोड़ा स्टाइलिश लगेगा, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट ये है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको हमेशा पॉजिटिव बोल दिया जाए, तो आप कौन सा ग्राफ इमेजिन करेंगे? ये वाला। और इस केस में क्या क्या होता है? इस केस में ए पॉजिटिव होता है और डी नेगेटिव होता है, खुद से सोचना है आपको। ये देख लिया आपने ना, तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर लटका हुआ होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, अगर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ गिवन इन क्वेश्चन, ऐसा लिख लो ना, इफ गिवन इन क्वेश्चन, इफ गिवन इन क्वेश्चन, दूसरा, इफ अगर गिवन इन क्वेश्चन ऐसा है कि रेंज ऑफ, अच्छा छोड़ो 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 छोड़ो, एक और इसका भी तो उल्टा पार्ट लिखवा देता हूं मैं। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए, पूरे एक्स, सारे एक्स के लिए नेगेटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा? उल्टा लटका हुआ। हाँ, उल्टा ऐसा जरूरी नहीं है यहीं पर हो सकता है कि यहां पर लटका हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि ऐसा लटका हुआ हो। वो तो कहने की बात है, मैं तो सिंपलेस्ट ग्राफ बनाता हूँ ये वाला। इस केस में बताइए क्या कंडीशन आएगी? ए नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि उल्टा खुल रहा है पैराबोला, और डी भी नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि इसके रूट्स नहीं है, ये कट नहीं कर रहा है। थर्ड, अगर आपको बोला जाए इफ range of a quadratic expression if range of a quadratic expression is 0 to infinity, तो उस केस में ग्राफ क्या बनेगा? उस केस में ग्राफ बनेगा ऐसा, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ। यार वाई एक्सिस कहीं पे भी हो सकती है, मेरे को कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस को टच करेगा। हो सकता है वाई एक्सिस इधर हो सकता है वाई एक्सिस इधर हो, लेकिन एक्स एक्सिस को टच करने के लिए वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं है, इसलिए वाई एक्सिस पे आप लोड मतलब ऐसा ग्राफ होगा। कंडीशंस क्या हो जाएगी बेटे? कंडीशन हो जाएगी कि ए तो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ग्राफ ऊपर खुला है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इस केस में? जीरो। क्यों? क्योंकि एक ही रूट आ रहा है ना, ओनली वन रियल रूट। अच्छा, इसकी रेंज बता सकते हो कोई भी, एनीवन इन दिस क्लास जो ये वाले ग्राफ की रेंज बता दे? माइनस इंफिनिटी टू जीरो। माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? लिखो यहाँ पे, यहाँ पर मैंने जैसे रेंज लिखा था ना, यहाँ पर भी अपन रेंज लिख देते हैं। रेंज विल बी y बिलोंगिंग टू, सबसे छोटा नंबर जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये ग्राफ नीचे कहाँ तक जा सकता है? पाताल लोक तक जा सकता है। पाताल लोक में क्या मिलता है अपने को? माइनस इन्फिनिटी, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी क्या है वो अपने को नहीं पता है, बट एटलीस्ट वी कैन राइट, हाँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो। जीरो पे अपन क्या लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि जीरो अटेन हो रहा है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि रेंज इज, इफ रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज, इफ रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज माइनस इंफिनिटी टू जीरो, तो उस केस में क्या ग्राफ बनेगा आपका? उस केस में आपका ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा टच करता हुआ। तो क्या क्या कंडीशन आ जाएगी? ए नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव क्योंकि नीचे खुल रहा है, नीचे खुल रहा है तो नेगेटिव, ऊपर खुल रहा है तो पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट, एक ही पॉइंट पर आपका एक ही रूट आ रहा है ना, एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो डी जीरो। इज इट ओके? क्या सबको समझ में आ रहा है अभी तक यहाँ पे कि अपन ने पढ़ा क्या है? इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना। आज अपन ने जो 6 केस पढ़े ना, ये सारे के सारे केसेस जो है बस इतना ही है क्वाड्रेटिक में, आपको ये सब समझ में आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन करेंगे तभी अपने को शांति मिलेगी। लिखिए, इफ रेंज ऑफ, इफ रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज 0 to infinity, find k।
इतना ही इनफ है। हाँ जी बताइए, कोई मुझे करके बताएगा आंसर इसका? ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन, कुछ भी नहीं करा मैंने इसको, ना जीरो से इक्वेट करा ना किसी से, तो अपन इसको y मान सकते सर k is plus minus 2. हैं। ओके, किसी और का आंसर आ रहा है? ये एक्सप्रेशन, इसका रेंज क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। पहली बात तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट देखेंगे अपन, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ जैसे चैट चैट पे। आप सब लोग मुझे टाइप करके बता सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपका लेक्चर खत्म कर दूंगा। प्लस माइनस 2, ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन प्लस माइनस 2। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? यस। तो क्या इसका ग्राफ बना सकते हो आप? बिल्कुल बना सकते हैं। इसका ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा? एनीवन? Upward. क्यों? Sir, a is greater than 0. ये लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं दिया मतलब 1 है, और 1 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यस, तो आपका ग्राफ जो होगा ओपनिंग अपवर्ड होगा और उसका रेंज 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए। तो ऐसा पैराबोला, क्या बोला? पैराबोला, ऐसा पैराबोला जिसका रेंज 0 टू इन्फिनिटी हो और वो ओपनिंग अपवर्ड हो, जिसका रेंज 0 टू इन्फिनिटी हो और वो ओपनिंग अपवर्ड हो, वो कुछ इस तरह से होता है। रफली ऐसी ग्राफ बनेगा ना। अच्छा, मतलब वो एक्स एक्सिस को डेफिनेटली टच कर रहा होगा, कट करता तो वो डेफिनेटली नीचे आ जाता है एक्स एक्सिस के। उस केस में उसका रेंज जो होता है ना, वो 0 से नहीं चालू होता, कोई नेगेटिव नंबर से चालू होता, बट अभी 0 से चालू हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा ग्राफ आएगा। अब इस ग्राफ के बारे में आप सब कुछ मन से लिख सकते हो। इस ग्राफ में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए बताइए? ए पॉजिटिव होना चाहिए बिल्कुल, और डी क्या होना चाहिए? 0 होना 0. चाहिए। तो ए तो अपने आप पहले से ही पॉजिटिव है, क्योंकि 1, अरे 1 तो पहले ही बचपन से ही पॉजिटिव होता है, उसका टेंशन मत लो। डिस्क्रिमिनेंट की बात कर लेते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, मतलब बेसिकली डी 0 होना चाहिए। अपने को ये कंडीशन लगानी है बस। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब के, और ए मतलब 1 और सी मतलब 1। ये सब अपन लास्ट क्लास मतलब 10th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, तो मैं इतना लोड नहीं ले रहा हूँ, आता होगा इतना। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये होना चाहिए 0 के बराबर, मतलब के स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब के स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4। सुनो मेरी बात, आप लोग तो लिख दोगे आंसर k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, लेकिन क्या होता है पीछे? क्या होता है बिहाइंड द सीन्स? होता क्या है? प्लस माइनस कहां से आता है, किसी को याद है? Mod. मॉड से आता है ना। ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अंडर रूट ऑफ 4 जो होता है वो प्लस माइनस 2 होता है। बिल्कुल, दिस इज रॉन्ग, ये गलत बताया जाता है। इनफैक्ट जूनियर बुक्स में भी ये गलत बताया जाता है, दिस इज टोटली रॉन्ग, मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। अंडर रूट ऑफ 4 सिर्फ प्लस 2 होता है। कोई भी रियल नंबर, नॉट जस्ट 4, कोई भी रियल नंबर का अंडर रूट पॉजिटिव ही आएगा। जो माइनस साइन आता है ना, वो के की वजह से आता है, वेरिएबल की वजह से आता है। बिकॉज जब आप के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखोगे, तो आप क्या करोगे? अंडर रूट ले लोगे दोनों तरफ, तो के स्क्वायर का अंडर रूट और 4 का अंडर रूट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 का अंडर रूट तो 2 ही होता है, बिल्कुल 2 होगा, तो यहाँ तो 2 लिखना है आपको। लेकिन के स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा? मॉड क्या आएगा। और फिर अपन ने सीखा था मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा, तो यहाँ पर मॉड हटाते हैं अपन, तो प्लस माइनस इधर लगता है एलएचएस में, फिर वो एलएचएस वाला प्लस माइनस आप आरएचएस में भेज देते हो, तो प्लस भेजोगे तो वो तो प्लस ही रहेगा, और जब माइनस भेजोगे तो वो माइनस भी आ जाएगा, तब जाके प्लस माइनस आता है। ये पूरा प्रोसेस आपको बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए। हर बार मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मॉड लिखो ना, डोंट राइट इट, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। आपके दिमाग में ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। बचपन में हमको गलत पढ़ाते थे कि अंडर रूट ऑफ 9 प्लस माइनस 3 होता है, ये सब गलत है, ठीक है? और इसमें किसी की गलती नहीं है, बुक्स में ही गलत लिखा होता था, तो क्या करें, लोगों को यही समझा दिया जाता था, ये सब गलत होता है, ठीक है? जो प्लस माइनस आता है, इट एक्चुअली कम्स बिकॉज ऑफ द वेरिएबल। जो बचपन वाली चीज है उसका अपन बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हैं कि कोई नंबर का स्क्वायर 4 है, तो वो नंबर प्लस माइनस 2 होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस 2 दोनों का स्क्वायर 4 आएगा। बचपन में अगर अपन ने मॉड नहीं पढ़ा था, तो एटलीस्ट ये तो बता देना चाहिए था कि वो नंबर होगा प्लस माइनस 2, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 4 होता है, ऐसे अपन समझ सकते हैं, ठीक है? खैर, यहाँ पे अपना अपन लेक्चर खत्म करते हैं। आज का लेक्चर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस का सिर्फ बेसिक्स पढ़ा है, ठीक है? वी हैव जस्ट स्टडीड द बेसिक्स। कल अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कल अपना लेक्चर पता नहीं होगा या नहीं, शायद नहीं होता है, वैसे तो नहीं होता है। कल अपन पढ़ेंगे रेंज के बारे में, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है?
तो मोस्टली अपन मंडे को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर मैं आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में थोड़ा सा आगे ले जाके फिर एक नया टॉपिक इनइक्वालिटी चालू करूंगा, जो कि इसी के अंदर आता है। इनइक्वालिटीज ना इसी के अंदर आएगा, इसी चैप्टर के अंदर ही पाया जाएगा। तो वी विल डू दैट टू। इज इट ओके? चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। एंड आपका होमवर्क फॉर द वीकेंड इज PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं PYQs को। तो आपके पास बुक होनी चाहिए PYQs वाली 41 ईयर्स की, उसको आप खरीद लेना प्लीज, कंपलसरी, इट इज कंपलसरी फॉर एवरीवन। आई वुड सजेस्ट टू बाय इट, क्योंकि मैं आपको रेयरली कभी कोई बुक खरीदने के लिए बोलूंगा, अदरवाइज मैं PDF दे देता हूँ बुक का। ये तो आप जरूर खरीदें, ये आपका लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है, PYQs की बुक। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, या फिर आप मेरे को मैसेज कर देना। लेकिन आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो आप लिखोगे प्रीवियस 41 ईयर मैथमेटिक्स लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें रेटिंग वेटिंग देख के आप ऑर्डर कर लेना है ना, सब पता चल जाता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एवरीवन, बाय बाय, टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योर वीकेंड। होमवर्क अच्छे से कर लेना पूरा। PYQs आपको क्या सॉल्व करना है सुनो, मैंने बताया नहीं आपको। PYQs में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूरा सॉल्व करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। Sir, you will send the PDF. हाँ, I can Sir, send the like PDF. I can send the PDF. I will send the PDF definitely. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूरा सॉल्व करना है आपको, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है वो अपन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। पहले आइडेंटिटीज करना है, ये मंडे तक का होमवर्क है। फिर ट्यूसडे का रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये दो चैप्टर बताते हैं, बट अपन ने दोनों ही चैप्टर सॉल्व कर लिए, एक ही बार में अपन ने पढ़ा है। आई विल सेंड द PDF आफ्टर द क्लास। ओके, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।